हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने फेजर अलजेब्रा के एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 88 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को डील करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोग के लिए। और ये कह सकते हैं आपका इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए भाई, ठीक है, अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग एसी सर्किट की अगर बात करें तो जो एपरेंट पावर होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो कितने के बराबर होगा। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सर्किट से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक एसी सर्किट है और क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल केस लेके चल रहे हैं तो हम लोग का ज़्यादातर आरएल लोड होता है। ओके, यहां पे मान लेते हैं हम लोग सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, इसके अंदर एक आपका इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको पता है ये जो रेजिस्टेंस होता है भाई, ये एक तरीके से क्या करेगा, एक्टिव पावर एक तरीके से कंज्यूम करेगा, यानी वॉट में पावर कंज्यूम करेगा। और क्योंकि इंडक्टर है तो सीधी सी बात है आपका रिएक्टिव पावर भी एक तरीके से लेगा, यानी kVAR में। और हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पावर भी है और रिएक्टिव पावर भी है, तो अगर हमने यहाँ पे टोटल पावर की बात करें जिसको हम लोग एपरेंट पावर बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा है एपरेंट पावर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। तो एपरेंट पावर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका एक्टिव प्लस रिएक्टिव। और क्योंकि यहाँ पे आरएल लोड है भाई, तो आरएल लोड में हम लोग ये जो रिएक्टिव पावर होता है ना, इसको पॉजिटिव मान के चलता है। सीधी सी बात है। अगर भाई अगर यहाँ पे एक कैपेसिटिव सर्किट दिखाऊं, आरसी सर्किट दिखाऊं, ओके, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ पे अगर आप एपरेंट पावर की बात करेंगे S इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे भाई एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब जैसे पहले मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा P माइनस JQ। क्लियर हुआ। यानी अगर आपका कैपेसिटेंस कहीं पे भी और वो अगर एक तरीके से रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और अगर वही इंडक्टर होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव में यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक प्योर आरएल सर्किट है, ठीक है, सॉरी मतलब एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है भाई। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है जो करंट होगा, अगर मैं यहाँ पे फेजर से समझाऊं, ये वोल्टेज हो गया और ये हो गया आपका एक तरीके से करंट। और यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा यहाँ पे रिएक्टिव पावर होगा। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस लूँ, V एंगल 0 पे दिखा देते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो गया एक तरीके से, मान लेते हैं मेरा वोल्टेज है। और वही करंट की अगर बात करें तो हम लोगों को पता है प्योर इंडक्टिव सर्किट है भाई, तो इसमें जो करंट होगा आपका क्या होता है, 90 डिग्री लैग करेगा। 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को फेजर नहीं बनाना पड़ता है, यहां से करंट बनाएंगे। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहता है भाई कि करंट यहां से बनाएंगे कि यहां से बनाएंगे। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो फेजर पे आ जाइए डायरेक्ट, ठीक है। अभी अगर वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज मेरा क्या है, V एंगल 0 पे है, सही बात है, क्लियर हो गया। अब मुझे करंट को लैग करवाना है। लैग करवाने का मतलब क्या है, हम लोग को हमेशा कौन आगे भाग रहा है कौन पीछे भाग रहा है कहां देखना होता है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है, करंट को अगर आपको 90 डिग्री लैग करवाना है भाई तो हम लोग को ऐसे दिखाना पड़ेगा, आई को, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए इस डायरेक्शन में आप दौड़िए, वोल्टेज आपका आगे है, करंट आपका पीछे है। और कितना एंगल पीछे है, 90 डिग्री। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था जे का जब कॉन्सेप्ट दिया था, इसको आप आई ना लिख करके, अगर आपको एंगल नहीं रिप्रेजेंट करना आ रहा है तो सीधी सी बात है, इसको आप क्या दिखा सकते हैं, इस आई को आप क्या दिखा सकते हैं भाई, माइनस J इंटू आई। क्योंकि आप एंगल इधर से देख रहे हैं ना, इधर से अगर आप देखेंगे तो ये एंगल क्या लिखेगा, माइनस 90। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था माइनस J का मतलब होता है माइनस 90। क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पे J होता है, ठीक है, J का जस्ट अपोजिट क्लियर है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस J। तो ये J मतलब क्या, आप 90 डिग्री, J का मतलब होता है 90 डिग्री, तो अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी आपको
फेजर बनाना अगर आता है, इस तरीके से अगर आप प्लॉट कर दे रहे हैं V को 0 पे, करंट को मैंने इस तरीके से दिखाया, तो ये भी आपका बन जाएगा। अब समझिए कैसे बनेगा। अगर आप यहां से बनाते हैं पहले, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वोल्टेज मेरा 0 पे, यहां से स्टार्ट करना मतलब क्या, ये ओरिजिन है यानी 0 है एक तरीके से, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें ना, V मेरा 0 पे है। और अगर आप यहां से बना रहे हैं भाई, यहां पे बनाने का मतलब क्या है कि ये JI है, समझ गए। अभी जस्ट बताया यहां पे अगर होगा आपका करंट तो इसको क्या लिखेंगे, JI लिखेंगे, और J का मतलब होता है 90, पॉजिटिव 90, क्लियर हुआ, समझ रहे हैं। और ये कितने पे है, 0 पे है। और हम लोग को पता है अगर मैं पॉजिटिव 90 ले रहा हूं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I एंगल 90 पे है। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने एंगल इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में रेस भी चल रहा है वोल्टेज और करंट का। तो अगर आपने करंट को पॉजिटिव 90 पे दिखा दिया, V को 0, इसका मतलब क्या है, करंट आपका 90 डिग्री आगे भाग चुका है, समझ रहे हैं। इस चीज को समझिए, J का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आप यहां से बनाएंगे तो ये लीड हो गया एक तरीके से, ये गलत हो जाएगा आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। अगर मैं यहां से बनाऊं, इधर कहीं से बनाऊं, तो सीधी सी बात है, मेरे को पता है भाई ये नीचे वाले का हम लोग क्या बोलते हैं, -j × I, और हम लोग को पता है -j का मतलब क्या है, -90, क्लियर हुआ, समझ गए। तो ऑटोमेटिक आप क्या कीजिएगा, कॉन्फिडेंस वे में आपको इधर से बनाना होता है, क्लियर हो गया। कैसे हम लोग एंगल मतलब करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे से करेंगे ऊपर से करेंगे। J का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा भाई। अब इसको मिटा कर मैं फिर से फ्रेश तरीके से बनाता हूं। तो हम लोग के पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट था जिसमें हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एक हम लोग का प्योर इंडक्टिव लोड, और एक हम लोग का इंस्टेंटेनियस करंट था। इसको हम लोगों ने एक तरीके से ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। ये मेरा V हो गया, और यहां से मैं दिखा देता हूं, ये मेरा हो गया एक तरीके से करंट, ठीक है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब हम लोग को पता है यहाँ पे जो पावर होगा भाई, ये भी क्या होगा, एक तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम यहाँ पे निकालें, ठीक है, और ये जो पावर होगा ये रिएक्टिव पावर होगा। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, साइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ जो भी पावर होगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग पता है वोल्टेज और करंट को एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम लोग का इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस, करंट भी इंस्टेंटेनियस और पावर भी इंस्टेंटेनियस मिलेगा। तो अगर मैं पावर को रिप्रेजेंट करूं तो पावर का क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो देखिए यहां पे अगर मैं देखूं, ये मेरा 0 है यानी V एंगल 0 पे है, इंटू करंट क्या है मेरा I एंगल, यहां पे -90 डाल देता हूं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका 0, सॉरी V = 0 है ना भाई, एंगल 0 नहीं, V = 0 है। इसको देखें ना आप, ये 0 पे है एक तरीके से, ये एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है ना, तो इधर इधर बढ़िएगा तो मैग्नीट्यूड होगा, इधर आपका 0 यानी 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका भले ही 90 नेगेटिव में करंट है यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या है आपको 0 मिलेगा। यानी पावर का अगर मैं यहाँ पे एक्सिस दिखाऊं तो मेरा यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है, ये 0 ही मिलेगा। अब अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे करंट मेरा एक तरीके से 0 है, या फिर यहाँ पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, ओके। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो करंट मेरा क्या है, एक तरीके से नेगेटिव में है, और अगर वोल्टेज को देखेंगे तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव में है। नहीं, ओवरऑल क्या होगा, सबसे पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई करना, वोल्टेज नेगेटिव, सॉरी वोल्टेज पॉजिटिव में करंट नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी आपका ओवरऑल क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, 0 है, यानी ओवरऑल क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा भाई पावर का, है ना, यानी इस तरीके से आपने पावर को प्लॉट कर दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका हाफ नेगेटिव और ये आपका हाफ पॉजिटिव, तो ओवरऑल अगर आप एवरेज पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी रिएक्टिव पावर होगा वो सिर्फ क्या हो रहा है, एक बार ले रहा है, एक बार दे रहा है सिस्टम को, क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो भी आपका रिएक्टिव पावर आएगा भाई, इसको हम लोग कन्वेंशन के रूप में क्या मान के चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। और वही अगर हम लोग एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट की अगर बात करें, ठीक है, ये C हो गया, यहाँ पे अगेन उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें वोल्टेज को, अगेन मैं रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ओके। तो करंट क्या होगा आपका इस बार, क्योंकि अगर हम लोग फेजर दिखा दे, मेरा V एंगल 0 हो गया, तो करंट मेरा क्या है, 90 डिग्री एक तरीके से लीड कर रहा है। और 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, J × I डायरेक्ट, ओके, J × I, और J का मतलब है 90 डिग्री, क्लियर हुआ। तो इस पे आप दिखा दीजिए, यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना है, क्योंकि इसी एक्सिस पे, यहीं पे
वाई पॉजिटिव पे हम लोग क्या करते हैं, जे आई रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं से आपका एक तरीके से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, ये वी हो गया, ये आई हो गया, दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिए इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे आप देखिए करंट मेरा पॉजिटिव है और ये जीरो है, तो ओवरऑल क्या होगा, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि भाई वोल्टेज जीरो है ना, जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा जीरो ही मिलेगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करंट मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और वोल्टेज भी मेरा पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कुछ इस तरीके से आपका पावर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी देख रहे हैं हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो एवरेज निकाले तो ओवरऑल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी रिएक्टिव पावर मिलेगा, सिस्टम ले रहा है एक बार दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या, अगर इसको पॉजिटिव मान रखा है रिएक्टिव पावर को, तो इसको हम लोग को नेगेटिव लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये हम लोग कन्वेंशन लेके चलते हैं, या फिर कहिए अगर आप इसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो ओवरऑल इसको आपको फिर पॉजिटिव लेकर के चलना पड़ेगा रिएक्टिव पावर के केस में। अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा भाई क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल केस लिया हुआ था, आरएल लोड लिया हुआ था, और इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आरएल लोड के केस में आपको पता है एक एक्टिव पावर लेगा रेजिस्टिव लोड, और ये जो आपका इंडक्टर है ये आपको रिएक्टिव पावर लेगा। और क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव मान के चलते कौन, इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। अगर वही आरसी सर्किट के लिए होता, आरसी सर्किट के लिए अगर आपका अपरेंट पावर पूछता तो क्या लिखते हैं, एक्टिव पावर यहाँ पे माइनस रिएक्टिव पावर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव पावर को हम लोग हमेशा नेगेटिव में लेके चलते हैं, इसको अगर पॉजिटिव लेके, क्योंकि एक दूसरे का एंटी फेज होता है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे का अपोजिट होता है भाई। ठीक है, एक दूसरे का दुश्मन होता है, ऐसे समझिए आप। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग इस वाले सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग के पास दो पावर का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, सबसे पहला है अपरेंट पावर। ठीक है, यहां पे हम लोग अपरेंट पावर की बात कर रहे हैं, अपरेंट पावर। ठीक है, दो अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है, एक तो हो गया आपका V इंटू आई, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपरेंट पावर इक्वल टू P प्लस जे क्यू। ये अगर लिखा तो आप सीधे सीधे कहिए आरएल लोड की बात हो रही है, और वही अगर बोलेगा P माइनस जे क्यू, इसका मतलब क्या है, ये आपका आरसी लोड के लिए बात हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये भी एक तरीके से पावर है, ये भी पावर है, तो सीधी सी बात है दोनों आपस में। अगर मान लेते हैं इस सर्किट में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है, V इंटू आई, तो यहां पे जो भी वैल्यू मिलेगा मेरे को, ठीक है, मान लेते हैं मेरा 200 आया भाई। ठीक है, 200 आ रहा है एक तरीके से, तो सीधी सी बात है अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई ये आरएल लोड लिया, ये कब लगाएंगे, आरसी के लिए, तो अभी इसको भूल जाइए आप। ठीक है, मेरा बस यही कहना है, अगर मैंने ये फॉर्मूला V इंटू आई और मेरे को 200 मिल रहा है, तो सीधी सी बात है अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा P प्लस जे क्यू वाला, तो सीधी सी बात है इससे भी मेरे को 200 मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों पावर का फॉर्मूला है। जैसे अगर हम लोग डीसी सर्किट की बात करें, तो डीसी सर्किट में हम लोग को पता है एक होता है आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है, ये भी पावर है, एक होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये भी पावर है। तो सीधी सी बात है इससे भी सेम आएगा वैल्यू, इससे भी सेम आएगा, तो यहाँ पे भी आपका सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा नहीं भाई, प्रूफ करता है पहले, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। मान लेते हैं मेरे पास, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, मेरे पास वही आरएल लोड लेके चलिए, इसको मैं दिखाता हूँ फेजर पे। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वोल्टेज मान लेते हैं ये है मेरा, और ये मान लेते हैं मेरा करंट है। ठीक है भाई, करंट को मैं दिखा देता हूँ एंगल 30 पे, 30 एंगल पे है। ठीक है, फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, करंट मेरा 30 डिग्री पे है, और वोल्टेज मान लेते हैं मेरा ओवरऑल कितने पे, 60 दे लेते हैं। ठीक है, ये 60 हो गया, यानी वी एंगल 60 दिखा दे रहा हूं मैं। क्लियर हो गया। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला लगाए, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, वोल्टेज कितना है मेरा बताइए, वी एंगल 60 पे है, इनटू करंट कितने पे है मेरा बताइए, आई एंगल 30 पे, है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये मेरा, क्योंकि दोनों पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों भाई आपका पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इंटू आई, और एंगल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 60 30 90 हो जाएगा। अब ये जो एंगल आया है, या फिर कहिए इसको और थोड़ा ब्रेक करता हूं, ये आया एक तरीके से भाई, वोल्टेज का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 200 वोल्ट 220 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, करंट कुछ भी हो सकता है, 10 एम्पीयर 5 एम्पीयर, तो ओवरऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी आर, और इसका एंगल है थीटा, यानी ये जो फॉर्म दिया हुआ है किसमें है, पोलर फॉर्म में है। क्लियर हुआ। अब इस पोलर फॉर्म को ही अगर मैं ब्रेक करूं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई, जैसे
आर एंगल थीटा है या फिर कहिए कोई वेक्टर है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में, है ना। एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं एंगल थीटा है ये, ठीक है, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, समझ रहे हैं। तो और इन्हीं को अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए यानी वेक्टर ए क्या है, एक तरीके से एक एक्स कंपोनेंट जो कि ए cos थीटा प्लस एक वाई कंपोनेंट जो कि ए साइन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, क्या हो जाएगा आपका वी आई, ये हो जाएगा cos थीटा का जगह क्या लिखूंगा मैं 90 डिग्री, प्लस एक हो जाएगा आपका वी आई साइन थीटा का जगह क्या लिख दूंगा आपका 90 डिग्री। ये जो देगा आपका, ये एक रियल पार्ट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर, प्लस यहाँ पे जे डाल देते हैं जे, ये जो हो जाएगा आपका रिएक्टिव पावर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए गलती क्या है, यहाँ पे गलती है ये एंगल वाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया है, इसमें अगर आप फाई की बात करें यानी वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल की बात करें, जैसा को पता है ना, हम लोग लिखते हैं ना एक्टिव पावर इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है वी आई cos फाई। फाई क्या है यहाँ पे, फाई है मेरा वोल्ट और करंट के बीच का एंगल। अभी आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है, एक्चुअल में देखिए कितना है, यही है ना मेरा फाई, समझ रहे हैं। फाई कितना होगा बताइए, इस बड़े में से, कलर चेंज करते हैं, इस बड़े में से इस छोटे वाले को घटाएंगे तब ना मेरे को फाई मिलेगा, यानी फाई मेरा क्या 60 माइनस 30, यानी ओवरऑल कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, समझ रहे बात को। आया कितना आपका यहाँ पे आ रहा है आपका 90, समझ रहे हैं। और अगर cos 90 तो cos 90 इक्वल टू आपको पता है 0, इसका मतलब क्या ओवरऑल मेरा एक्टिव पावर जो होगा 0 होगा। किस सर्किट के लिए, ये कौन सा फेजर डायग्राम है आप देख रहे हैं, ये वोल्टेज एक एंगल पे करंट एक एंगल पे। वोल्टेज क्योंकि आगे क्या कर रहा है, एक तरीके से भाग रहा है, इस डायरेक्शन में आप काउंट कीजिए, वोल्टेज आगे भाग रहा है करंट पीछे रह रहा है, यानी क्या है एक तरीके से आरएल लोड का है, समझ रहे बात को, इस चीज को समझिए भाई। और क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री एक तरीके से एंगल नहीं है, फाई कितना है मेरा 30 है, 30 है, समझिए बात को। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है, इसके अंदर आर भी है और एल भी है। और अगर आर है और एल है तो सीधी सी बात है आर वाला कंपोनेंट क्या करना चाहिए, एक्टिव पावर कुछ ना कुछ कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे आ रहा है एक तरीके से क्या एक्टिव पावर 0 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, कहाँ पे गलती है, एंगल में। फाई आपका क्या आ रहा है, एक तरीके से फाई आपका आ रहा है 30 डिग्री, आपने यहाँ पे कितना लिखा है 90 डिग्री। ये गलती हो जाता है भाई। कैसे गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, यहाँ पे हम लोग को हमेशा करंट का कॉन्जुगेट लेके चलना पड़ता है भाई, ठीक है। कॉन्जुगेट अगर लेकर के चलते हैं इसी सेम सिस्टम के लिए, तो देखिए पावर इक्वल टू था मेरा V इंटू आई का, इस बार कॉन्जुगेट लेके चल रहा है, ठीक है। V को मैंने यहाँ पे कितना एंगल पे दिया हुआ था, वोल्टेज मेरा क्योंकि आगे भाग रहा था तो मैंने बड़ा वाला एंगल लिया था 60 पे है आपका, ठीक है। V मेरा यहाँ पे 60 पे है, करंट मेरा कितने पे है, I एंगल 30 पे। और क्योंकि हम लोग को इसका कॉन्जुगेट लेना भाई, ठीक है। करंट क्या था यहाँ पे लिखता हूं, I कितने पे था बताइए, I एंगल 30 पे। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू जब करवा रहे थे हम लोग, तो कॉन्जुगेट जब आप लीजिएगा तो मैग्नीट्यूड वही रहता है, एंगल बस चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। ये 30 था तो इसको -30 लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यानी करंट का जब आप कॉन्जुगेट लीजिएगा तो ओवरऑल यहाँ पे एंगल माइनस आ जाएगा। अब इसको आप निकालिए, आगे वाला जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल आपको पता है ऐड होता है 60 प्लस -30। क्लियर हुआ, अब आ जाएगा आपका वी आई कितना हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री। अब इसको आप तोड़ लीजिए दो पार्ट में, एक हो जाएगा रियल पार्ट जो कि हो जाएगा वी आई कॉस 30 प्लस जे वी आई साइन 30। क्लियर हुआ। अब अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं एक तरीके से P प्लस इसको अगर आप लिख रहे हैं Q, तो देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालिए भाई, देखिए क्या मतलब होता है। कैल्सी का कैलकुलेटर नहीं है, कोई नहीं, देखिए समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें cos 30, ठीक है, तो cos 30 का भी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में होता है हमेशा, और sin 30 का वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव, 1/2 होता है ना, यानी ओवरऑल क्या जैसे मल्टीप्लाई करना पॉजिटिव ही आएगा। और हम लोगों ने कन्वेंशन के रूप में
हम लोग देखा ये RL सर्किट के ऊपर काम कर रहे थे, है ना, एक R था और एक L था। तो आपको पता है L जो है रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, इसको हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक तरीके से पॉजिटिव आया कि नहीं आया, प्लस आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्टिव पावर एक तरीके से किस में कंज्यूम हो रहा है, RL सर्किट में कंज्यूम हो रहा है। क्लियर हुआ? यानी अगर आप कंजुगेट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल में चेंजिंग आ जाता है भाई, और वही एंगल में तो चेंजिंग आएगा ही आएगा, साथ में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, ये जो जे क्यू आया जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कभी कभी पॉजिटिव ना होकर माइनस हो जाएगा भाई, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी आपको लगेगा कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है, अगर आप कॉन्जुगेट नहीं लीजिएगा तो ये सब दिक्कत आने लगता है। बस हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट इसलिए लेते हैं ताकि जो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है ना, जो आपका रिएक्टिव पावर एक तरीके से सिस्टम ले रहा है, इसका वैल्यू एक तरीके से हमेशा पहले तो साइन बिल्कुल सही आए, साथ ही साथ आपका जो पावर फैक्टर है, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल यानी फाई चेंज हो गया, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फाई का वैल्यू चेंज हो गया, जैसे उसमें 90 है, तो अगर आप 90 से ज्यादा लेते क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाता है भाई, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस दे देगा आपको, या फिर कहिए अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल माइनस दे देगा ये। क्लियर? यानी साइन भी एक तरीके से चेंज हो जाता है, ये दिक्कत आता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें, हम लोग के पास दो पावर का फॉर्मूला था, एक तो था P प्लस जे क्यू मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, वोल्ट इनटू करंट का कॉन्जुगेट। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं P प्लस जे क्यू बराबर VI, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है, पावर फैक्टर फाई का वैल्यू एक तरीके से चेंज हो जाएगा। फाई का वैल्यू चेंज हो गया तो सीधी सी बात है, जब आप इसको प्रूफ करेंगे P प्लस जे क्यू के फॉर्म में, तो कभी कभी क्या होता है, माइनस में आ जाता है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कैसा माइनस में आता है। देखिए एक बुक का एग्जांपल लेता है, बुक का एग्जांपल लेता है भाई, देखिए एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आई का वैल्यू दिया हुआ भाई आपका 1.37, एंगल है आपका -26.9, ठीक है, एम्पियर। वोल्टेज दिया हुआ है आपका 115 एंगल 0, यानी इसको रेफरेंस लिया। अगर फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से वोल्टेज हो गया V एंगल 0, और करंट क्योंकि माइनस लिया है, इसका मतलब माइनस ऐसे जाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी करंट कुछ इधर होगा आपका, ये हो गया I, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, -26.9। इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, -26.9। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग एपरेंट पावर सिंपल वाला देख रहे हैं, V इंटू आई करें, सिर्फ कॉन्जुगेट नहीं ले रहे हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा बताइए, V एंगल 0 इंटू करंट कितना हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखिए फेजर डायग्राम से ही समझिए, करंट भाई पीछे जा रहा है, ठीक है, वोल्ट आपका आगे भाग रहा है, इस डायरेक्शन में दौड़ना होता है हम लोग को, तो वोल्ट आगे करंट पीछे है, इसका मतलब क्या है, ये आपका RL लोड है। क्लियर हुआ? और R कैसे मैं बोल देता हूं, प्योर इंडक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई अगर प्योर इंडक्टिव होता तो वोल्ट और करंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता। ये है कितना पे, 26.9 पे है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टिव पार्ट भी है जो कि एंगल को थोड़ा सा इंप्रूव किए हुए। क्लियर हुआ? तो वोल्टेज हो गया एंगल 0 पे, और करंट मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -26.9 पे, मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 115 है, ये इतना, यानी दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू डाल देते हैं 115 एंगल 0 इंटू 1.37 एंगल -26.9। इसको जब आप मल्टीप्लाई किए, सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओवरऑल आपको दे देगा 157.5, और अगर एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस -26.9, है ना, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा 157.5 एंगल -26.9, है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूं, ये भी पोलर फॉर्म में है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा, अपरेंट पावर मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए P प्लस जे क्यू के फॉर्म में, यानी रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो P क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे, VI की जगह क्या लिखेंगे 157.5, और ये हो जाएगा cos, फाई की जगह क्या डालूंगा -26.9
प्लस जे 157.5 साइन यहाँ पे हो जाएगा -26.9। क्लियर हुआ। अब आप देखिए कैल्शियम में अगर आप वैल्यू डालिएगा ना, कैल्शियम मिल नहीं रहा यार, एक मिनट, प्रेम जी गेट खोल के टेबल पे कैलकुलेटर रखा हुआ लेके आओ, तो धीरे धीरे जाना टेबल पे। मिला? दो, बैठो अंदर, गेट बंद करो। देखिए आपको पता है ये आरएल लोड पे हम लोग काम कर रहे थे, तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें 157.5 cos -26.9, ये आ रहा भाई 140.45, ठीक है। प्लस इसका वैल्यू हम निकालते हैं साइन का, ये आ जा रहा है आपका -71.25, जे को वैसे का वैसे रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 140.45, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जे 7125। अब हम लोग को पता है भाई कि हम लोगों ने आरएल लोड पे काम किया था, तो आरएल लोड पे जो रिएक्टिव पावर होता है ये पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एक तरीके से नेगेटिव, समझ रहे हैं। तो क्यों ऐसा दिक्कत हुआ? ऐसा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने करंट का कॉन्जुगेट नहीं लिया। अब सेकंड केस में अभी तो हम लोगों ने सिंपल केस लिया था ये वाला, अपरेंट पावर इक्वल टू वी आई, है ना। अब हम लोग, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड केस पहले करते हैं भाई। सेकंड केस अगर देखें तो हो जाएगा वी आई, इस बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वी एंगल 0 पे यानी 115 एंगल 0 इंटू करंट था मेरा कितना 1.37, आई का कॉन्जुगेट लेंगे तो आई क्या हो जाएगा -26.9 से 26 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 157.5 एंगल हो जाएगा 26.9, यानी पॉजिटिव में आ गया एंगल आपका। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं पोलर फॉर्म, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। एक हो जाएगा 157.5 एंगल सॉरी cos 26.9 प्लस जे 157.5 साइन 26.9। अब इसका वैल्यू निकालिए कैल्शियम में, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे अब बिल्कुल सही आएगा। देखिए इस बार ये जो आपका रिएक्टिव पावर है ना ये पॉजिटिव आ जाएगा, जे 71.25 और रियल पावर आपका 140.45 आ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कॉन्जुगेट अगर आप नहीं लेंगे तो आपका यहाँ पे रिएक्टिव पावर में चेंजिंग आ जाता है, और साथ ही साथ रिएक्टिव पावर में तो चेंजिंग आई, साइन में चेंजिंग आ ही रहा है, साथ ही साथ में आपका क्या मतलब बता रहा है, ये जो है ना भाई ये क्या होता है cos फाई लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है cos फाई। तो फर्स्ट केस में आपने फाई का वैल्यू कितना लिया था जब आपने सिंपल लिया बिना कॉन्जुगेट लिया -26.9, समझ गए, ये एक अलग एंगल है। और सेकंड केस में आपका फाई का वैल्यू क्या आ रहा है 26.9, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सिर्फ साइन चेंज होने के चलते। क्लियर हुआ। तो हमेशा जब भी आप एपरेंट पावर निकालेंगे तो एपरेंट पावर हमेशा वी आई का कॉन्जुगेट होना चाहिए, और ये जब लेंगे तो मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होता है P प्लस जे क्यू के बराबर होता है। अगर आप वही यहाँ पे देखें तो अभी आपने एपरेंट पावर इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वी आई लिया, तो ये कभी भी मस्ट बी इक्वल टू नहीं होगा किसके P प्लस जे क्यू के। क्यों नहीं हो रहा है? मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 140.45 आ रहा है, वहां पे भी आपका 71.25 आ रहा है, लेकिन साइन चेंज हो गया ना, समझ गए, यहाँ पे माइनस हो गया एक तरीके से, समझ गए भाई, साइन ही चेंज हो गया। ओके, इसलिए हम लोग कभी भी v इंटू आई कभी भी बराबर नहीं होगा P प्लस जे क्यू के बराबर, यहाँ पे कॉन्जुगेट डालना पड़ेगा तब जाके आपस में दोनों फॉर्मूला बराबर होता है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बताने वाला था भाई, दिमाग से निकल गया। देखिए आगे आता है, बुक पे आता है थोड़ा सा। देखिए यही चीज बुक में आपको प्रूफ किया गया है, लेकिन मैंने आपको अपने हिसाब से समझा दिया। लास्ट लाइन पढ़िए इस बुक का क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है
दिस शो, अभी जो हम लोगों ने किया ना, vi का कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, vi cos phi प्लस j vi sin phi, या फिर कहिए सीधे सीधे एपरेंट पावर p प्लस jq मस्ट बी बराबर होगा किसके, v इंटू आई का कॉन्जुगेट के। क्लियर हुआ? वही लिखता है दिस शो दैट इन फेज कॉम्पोनेंट, जो कि vi इंटू करंट का जो है आपका कॉन्जुगेट, ओके, गिव्स द एक्टिव पावर वाइल क्वाड्रेचर कंपोनेंट, इसका जो रियल कंपोनेंट होगा ना, रियल कंपोनेंट आपको क्या दे देगा, एक्टिव पावर दे देगा, और इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट है ये आपको एक तरीके से रिएक्टिव पावर दे देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, पढ़िए। बोलता है वी में यूज कॉन्जुगेट, हम लोगों ने भी कॉन्जुगेट लिया, आई का कॉन्जुगेट लिया है, टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पावर, यानी कॉम्प्लेक्स पावर को एक तरीके से निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोलता है, इन बोथ केस कहने का मतलब क्या, आप जब vi ले रहे थे और सेकेंड केस में जब vi का कॉन्जुगेट ले रहे थे, तो बोथ केस में जो एक्टिव पावर है और जो रिएक्टिव पावर है उनका जो मैग्नीट्यूड था वो सेम आ रहा था भाई, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। जैसे अभी आया था ना 140 पॉइंट समथिंग आया था एक्टिव पावर और 71 पॉइंट समथिंग आया था रिएक्टिव पावर, है ना। तो जब हम लोगों ने कॉन्जुगेट नहीं लिया था तब भी आपका यही आ रहा था, ठीक है, रियल पावर में और रिएक्टिव पावर में। और जब कॉन्जुगेट ले लिया उस समय भी आपका मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम आ रहा था, बस साइन का अंतर हो जा रहा, वही बोल रहा था, वही बोल रहा है। इन बोथ केस द मैग्नीट्यूड ऑफ P यानी एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर आर द सेम बट द साइन ऑफ Q चेंजेस। अभी देखा आपने, जब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल vi लिया था तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू आ रहा था ये नेगेटिव में आ रहा था। क्लियर हुआ? और वही जब हम लोगों ने i का कॉन्जुगेट लेके v से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका p क्या हो गया, एक तरीके से पॉजिटिव हो गया। तो यही बोलता है, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल प्रूफ करवाया यही वाला, अभी जो क्वेश्चन लिया v एंगल 0 और करंट जो 1.37 पे। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। i कॉन्जुगेट इसलिए लेते हैं भाई ताकि हम लोग का जो रिएक्टिव पावर है ना उसका जो है एक्चुअल में जो साइन है वो हम लोग को मिले। क्लियर हो गया? तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 29 था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 29, यहीं पे थे, इसमें नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा भाई, कभी भी डिवाइड वाला तो होगा नहीं भाई, कभी भी, ठीक है, ऐसे ही हो गया। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा फेजर वोल्टेज इनटू कंजुगेट ऑफ फेजर करंट। ठीक है, करंट का हम लोग हमेशा कॉन्जुगेट लेते हैं। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 से कवर करेंगे भाई। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और वो भी किसका, एसी नेटवर्क का। ठीक है, जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो दो तरीके का नेटवर्क होता है, एक होता है डीसी नेटवर्क। तो डीसी नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट सोर्स। क्लियर हुआ? एसी नेटवर्क जब आ जाएगा तो आपको करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, आर मिलेगा, एल मिलेगा, सी मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एसी नेटवर्क और डीसी नेटवर्क में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप सोचिएगा कि मैंने डीसी नेटवर्क सीख लिया तो मेरा एसी नेटवर्क भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा भाई। ठीक है, इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में अलग कॉन्सेप्ट होगा। जो यहाँ पे होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कि जो भी आपका सोर्स रेजिस्टेंस है वो आपका लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो आपका मैक्सिमम पावर एक तरीके से मिलेगा। इसमें आपका चेंज हो जाता है भाई। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट वे में, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेंगे और ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा।